आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। यूपी पैट वालों कैसे हो। तो मैं थर्ड पेपर लेके आ गया हूँ 29 अक्टूबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है। तो भाई आपके जो पेपर में डीआई सबसे इम्पोर्टेंट है, 20 नंबर का आएगा। ठीक है, 20 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा 5 क्वेश्चन वैसे आएंगे। ठीक है। डीआई में भी जिसको एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनका जो ज्ञान है तो उनके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है। पेपर अच्छा आता है। तो और क्वेश्चन पहले के पेपर में भी अच्छे आए हुए हैं, सारे के सारे करवाऊंगा। 2 शिफ्टों का मैंने डाल दिया है। तो अब ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो प्ले लिस्ट में जाओगे तो यूपी पेपर्स के नाम से आपको प्ले लिस्ट दिखाई दे जाएगी। तो वहाँ पे आपको सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। 18 पेपर मैंने करवा दिए हैं। तो 2 पेपर देखो लास्ट में ही है, ये रही यूपी पैट और यूपी पैट फर्स्ट है ना। तो ये दोनों के दोनों आपको जरूर देखने हैं। उसके अलावा अब हम शुरू करते हैं अपना। देखो, पहले 5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये जो डीआई वाला पार्ट है वो करते हैं। करके दर्शन ने 1200 अधिकतम अंक वाली प्रारंभिक परीक्षा में 85% और 80 अधिकतम वाली में 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत बताइए। तो आसान है, देखो 1200 में उसको कितने परसेंट मिले, 85%। और 800 में कितने मिले, 70%। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे आसान क्या है इसका, या तो आप ये करो कि इसका 85%, इसका 70% और बटे में 2000 और गुणा में 100% कर दो। या इससे आसान क्या रहेगा जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका रेशियो लो। तो ये आ गया हमारा 3, ये आ गया 2। ठीक है। डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो गुणा करते हैं इनके और बटे में 5 है ना। तो 5 थे 15, 24 और 1 25, जमा में ये कितना आ गया 140 बटे में 5। ठीक है। 5 से काटोगे ये कितना आ जाएगा हमारा 28। और ये कितना आ जाएगा हमारा 5 5 25, 5 1 5। ठीक है। तो ये 9 और ये 7, तो 79% हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अच्छा ये वो आ गया, देखो डीआई का क्रय मूल्य, लाभ, अंकित मूल्य, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं है ना। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क। तो जिसको ये आता है ना वो कर पाएगा इसको। अब देखो कह रहे क्या, 4 साल पहले देव और दिनेश की औसत आयु इतनी थी। तो अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, 24 दोनों की। ठीक है, 4 साल पहले थी ना, तो 4 4 दोनों की जुड़ेगी तो गुणा में 2। तो अब कितनी आ गई उनकी जोड़ उनकी आयु का 48। करके देव, दिनेश और चिंतन 25 के हैं, तो 25 के 75 उनकी है। ठीक है। घटा दो कितना आ गया 7, ये 2, 27 साल अब किसकी है, चिंतन की है। करेगा 7 साल बाद, तो इसमें 7 जोड़ दो तो 34 वर्ष हमारा आंसर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। देखो ऊपर देखो कितनों के आगे डेसिमल है, तो चारों के। नीचे के कितनों के आगे है, 2 2 4 और 1 5 है ना। ऊपर तो कितने हैं, चारों के नीचे, ऊपर नीचे 500 के। तो यहाँ पे बस 10 तक गुणा कर दो। ठीक है, 10 आ जाएगा ना। तो ये तो सारे कट गए, हो गए ना बराबर, सारे के हो गए बराबर हो गए। अब देखो 3 तक काटो 2। ठीक है, 2 तक काटो 12, 6 तक काटो 2 3 है ना। 9 तक काटो 5 और 3 तक काटो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 पंजे 120 और ये 120 और गुणा में 2, तो 2400 हमारा आंसर है ना। अब आगे देखो कह रहा है निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, बच्चे कर नहीं पाए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है वो बताना है। इनका जोड़ 121 किसका नहीं आता है वो हमें बताना है। ठीक है। तो आप इसमें से कमेंट में बताना किसका नहीं आता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको क्या लिख देंगे हम, तो 1/9 की पावर 2 गुणा में, ये 3 की पावर 5 गुणा में। अब ये
नीचे आ जाएगा तो 5 की पावर ये गुणा हो जाएगा ना 6, ऊपर ये ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर 12 गुणा में 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको 9 को करोगे तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये कितना आ गया 3 की पावर 9, तो ऊपर आ गया 3 की पावर 3, नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 27/25 है ना। तो भैया एक बार चलो दोबारा करते हैं। देखो ये तो आ जाएगा हमारा 1/3 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 3 दूनी 6। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा ना, ये ऊपर ही रहेगा 3 की पावर 5। यहाँ पे गलती हो रही थी। गुणा में अब देखो ये नीचे है ना। जैसे 3 की पावर 2 है ना, इसको हम 1/3 की पावर -2 लिख भी सकते, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर 12, और ये ऊपर ये नीचे ही रहेगा 5 की पावर 4। तो ऐसे तो 5 की पावर 10 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ से देखो ये कितना है 17, 17 में तो 4 गए 13, तो 3 की पावर 13। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ये आसान ही आते हैं, ज्यादा रिपीटेड ही आते हैं। अब आ गया हमारा डीआई वाला पार्ट। ठीक है, डीआई वाले में जो सबसे मुश्किल है वो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत अटकेंगे। ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव भी पूछता है, तो जिसकी थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट है वो कर देगा। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। निम्नलिखित तालिका आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यह निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त है, मतलब कुछ खाली छोड़ रखे हैं। सभी छूट अंकित मूल्य पर और लाभ क्रय मूल्य पर, बिल्कुल ये तो होता ही है ना, लाभ क्रय मूल्य पर और छूट हमारे अंकित मूल्य पर होती है। अब देखो क्या क्या रखा है। यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है, मतलब सूट है, देखो पहले सूट देखो कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बराबर दे रखे हैं हमारे। ठीक है, कह रखा है सूट का अनुमानित अंकित मूल्य क्या होगा। सूट का अनुमानित अंकित मूल्य, हमें अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने परसेंट आ गया, तो देखो हमें सीपी दे रखा है कितना 2400, एसपी हमें कितना दे रखा है तो 2840। अब इसमें क्या रखा है प्रॉफिट जो परसेंट है वो हमारे डिस्काउंट परसेंट के बराबर है। ठीक है भाई साहब, अब देखिए एक चीज यहाँ से कितना बढ़ गया ये, मतलब इसका डिफरेंस कितना 440 बटे में 2400 गुणा में 100%। ठीक है, अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो की 4 से घटो 4 6, ये 1100। ठीक है, अभी हमारे इतना परसेंट आ गया ये। ठीक है, ये हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंट, तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो अब हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होगा सेलिंग प्राइस गुणा में 100 बटे में जो ये आएगा। अब देखो 100 में से एक घटाएंगे, 100 - 110 बटे में 6। ठीक है, तो ये 600, ये 500, ये 490 बटे में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 490 बटे में 60, ये 6, तो 6 ऊपर चला जाएगा। तो जब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देना, ये ऑप्शनों से आपको आसानी रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मैंने पहले शिफ्टों के भी करवाए हैं आपके। ठीक है, अब देखो ये रहा वही है। देखो टी शर्ट पर छूट मूल्य और लाभ परसेंट 7:5 है, तो टी शर्ट का अनुमानित क्रय मूल्य बताओ। देखो जो वो है ना वही हमें छुपा रखे हैं। अब देखो छूट परसेंट 7:5 है, अगर वो 14 हो गया तो ये 10% आ गया। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना एक चीज और कर सकते हैं हम। देखो एक आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा हमारा, क्या होता है सीपी अपॉन में मार्क प्राइस इक्वल टू हमारा होता है 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 जमा में प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है,
अब देखो सीपी हमें निकालना है, मार्क प्राइस हमें दे रखा है कितना, 2875। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो हमारा 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 86, और ये जोड़ देंगे तो 110। ठीक है, ठीक है। अब ये उस तरफ चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा, अब कितना आ जाएगा ये, 7 दोनों 8 और 5 14। तो हमें कुछ नहीं है, ये भाग करके देखना है, यहाँ से हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन है थोड़ी, बस आप कर लेना। देखो जैसे 5 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, 5 पंजे, 5 सत्ते 35, 5 बजे 25, 2 से काटोगे तो 43। ठीक है, अब ये 5 से भी निकटता। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, या देखो एक चीज देखो, ये क्या है, 43 है। ठीक है, तो 575, तो 4 माइनस 1/11। ठीक है, तो 4 से गुणा कर दो और फिर ये 11 से भाग, जैसे कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो मैं छोड़ रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो क्या दे रखा हमें, क्योंकि अगर मैं अब भी कैलकुलेशन मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे फिर, है ना। और बहुत सारे टीचर अब करवाएंगे डीआई, तो भाई वो सब कुछ करवाएंगे, तो आपका क्या दिमाग लगेगा उसमें। जीन्स और साड़ी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। अगर ये 4 के बराबर है तो साड़ी का या 5, तो ये 4 को कराया गुणा में 25 गुणा में 25। ठीक है, तो 5 गुणा में 25 गुणा में 25, 25 25 कितना आ जाएगा, 625, गुणा में 5 करोगे तो 31 25, 31 25 आ गया। अब देखो, तो कह रखा साड़ी पर, तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट बताइए, कुछ नहीं है। देखो ये दे दिया हमें, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हमें क्या करना, सेलिंग मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा के बटे में मार्क प्राइस गुणा में 100%। ठीक है, ये करना पड़ेगा डिस्काउंट निकालने के लिए। तो करिए अब, देखो अगर 20% है इसका तो 31 25, तो 6/5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 से काटते हो तो 625, 6 तक गुणा करो तो देखो 6 5 30, 6 दूनी 12 और 15, 1 6 36 और 1 37, तो 3750 आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। और ये कितना है, 3800, तो कितना ज्यादा, 50/3800 गुणा में 100%, डबल जीरो से डबल जीरो गया। ठीक है, अब ये कितना है, तो देखो 2 तक काटोगे 19, ये 25। ठीक है, तो 19 एकम 19, कितना आ गया, 6 0, 19 38 19 57। ठीक है, तो 1.3% कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, कह रखे यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के क्रय मूल्य से इतना अधिक है, कह रखा जीन्स का क्रय मूल्य शर्ट के, ना यदि जीन्स का अंकित मूल्य है, अच्छा ये रहा अंकित मूल्य, शर्ट के क्रय मूल्य से 420 अधिक है। अच्छा ये अंकित मूल्य दे रखा है और उसमें क्रय मूल्य है, अगर 420 अधिक है, 500 घटाओगे 25, तो 2580 आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे। ठीक है, तो शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है, तो शर्ट पर छूट का परसेंट बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल देंगे। देखो अब कैसे, यहाँ पे 30% का हो रहा है, तो 2580 गुणा में 13/10। ठीक है, अब देखो जीरो था, जीरो गया, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं रंग बदल देता हूँ इसका। 13 8 104 10, 13 5 65 और ये 75 7, 13 दूनी 26, 26 और 7 33, ये हमारा क्या आ गया, एसपी। अब क्या रखे, यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर इतना है, तब ये जो हमारा में एमपी होता है वो तो बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा अंतर तो 750 आ गया। ठीक है, हमें यही निकालना था, बटे में मार्क प्राइस, इससे 750 ज्यादा होगा, तो क्या आ जाएगा, 4 ये 10 और ये 11 और ये 4 गुणा में 100%। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम ऐसे भी कर सकते थे,
इसको लगभग आप क्या मानो, क्योंकि लगभग में दे रखा मिलेगा, ठीक है, लगभग में दे रखा होगा, तो इसको हम 4104 ना मान के 4100 मानना, ठीक है, उससे थोड़ा ही कम मिलेगा। तो डबल जीरो तो डबल जीरो गई। अब 75 को 41 तक काट दो, ठीक है, तो एक पे जाएगा, तो ये 4, ये 3 और ये 0, ठीक है, तो 4 अट्ठे 8, 8 4 अट्ठे 32, तो 18 से 19% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा करते हैं ये कि ना, इसमें कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए अप्रोक्स में आंसर पूछ रखा है, ठीक है, वैसे नहीं पूछ रखा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे, ठीक है, स्पेशली इसलिए मैं इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सबसे पहले करवा रहा हूँ। करेगा सूट का क्रय मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। करेगा सूट का क्रय मूल्य, तो सूट का क्रय मूल्य कितना, 2400। जीन्स के अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य कितना, 30, कितना प्रतिशत कम है। अब देखो ये कितना प्रतिशत कम है, तो 600 बटे में 3000, तो 1/5 मतलब 20% हमारा कम है। ये तो हमारा आसान था। इसमें है ना लगभग ऐसे कर रखा है कि कुछ इजी है, आप मान सकते हैं कि इसमें जो ले रखा है अप्रोक्स, वो 30% तो इजी है डीआई में, ठीक है। हमारा कह सकते हैं हमें 30 से 35% हमारा मीडियम है, ठीक है, और इसमें हार्ड भी है, ठीक है, हार्ड हमारा 25 से 20% है, ठीक है। इस तरह ले रखे हैं इसने, क्योंकि मैंने 3 शिफ्ट कराई है ना, तो मुझे पता लग गया, बस आखिरी एक ही शिफ्ट रहती है, तो ये मैंने क्वेश्चन पूरा करवा दिया, 5 के 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वित्तीय घाटे वाला देखिए आप, इसमें क्या है, इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव पूछ रखे हैं। अब देखो क्या रखा है, तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब केंद्र का सकल वित्तीय घाटा और उसका वित्त पोषण रुपयों में दे रखा है, ठीक है। कह रहा है किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ा। तो कुछ नहीं, आप ये देखो कितना बढ़ा। देखो यहाँ पे तो अगर 68 और 71, तो लगभग कितना, 30,000 के लगभग, ठीक है। यहाँ पे देखो 6,000 के लगभग, यहाँ पे देखो 22,000 के लगभग, ठीक है, यहाँ पे देखो 15,000 के लगभग, और यहाँ पे तो घट गया। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ही बढ़ा है पिछले वर्ष को देखते हुए। तो 2018-19 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े थोड़े कैलकुलेटिव है, हमें अप्रोक्स से लेके चलना पड़ेगा, जैसे हम बैंकिंग लेवल में करते हैं। कह रहे हैं विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत औसत कुल वित्तीय घाटा, बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। तो भाई अब इसमें हमें इतना कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना। कह रहे बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना परसेंट है। तो हमें ये जो बाजार उधार है ना, इस सब का जोड़ जोड़ लेना है ऊपर, यहाँ पर बाजार उधार, नीचे वित्तीय घाटे का जोड़, और गुणा 100% करना बस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 से 16 से का औसत बजट घाटा, ये कुछ नहीं है, इसका जोड़ करना आपने, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा हमारा 5, बस हमें औसत घाटा बताना है करोड़ में। अब आगे देखिए, कह रहे वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है। कुछ नहीं है, देखो वित्तीय घाटे का सापेक्ष मतलब ये, जैसे 68 हो गया बटे में ये 1075 ना, रुको रुको रुको, ये क्या कह रखे वित्तीय घाटे के सापेक्ष, मतलब हमें नीचे ये लेना है वित्तीय घाटा, जैसे 68 आ गया है ना, ये 43, तो अब देखो कितना परसेंट है ये निकालना हमें, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज देखिए, सबसे कम हमारा क्या आ रहा है, तो
17 से 18 वाले में आ रहा है। तो आपने बस यही करना है और ये बताना इसका सबसे कम कौन सा आएगा। ठीक है, तो 2016 और 17 में एक बार करके खुद बताना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना। आगे क्या रखा है, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटा बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे वित्तीय घाटा जैसे 68, यहाँ पे 43। ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बाजार उधार ये 31 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने वित्तीय घाटा और यहाँ पे बाजार उधार और इसका अनुपात 2:1 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 31 दूनी 62, तो एक ये हो गया, ये 24 दूनी 88 ये नहीं होता, 31 दूनी 62 ये हो गया दूसरा। अब देखो 43 दूनी 86 ये हो गया, तो ये नहीं होता और ये नहीं होता, तो 3 वर्षों का आएगा। कितने का, 3 वर्षों का। ठीक है, कई देखो मैंने क्या बताया था, इजी, मीडियम और हार्ड, तीनों के तीनों पूछ रखे हैं। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन आसान है, ये वाला भी ऊपर वाला बहुत आसान है। ठीक है, एक बार इसको करते हैं। देखो क्या क्या रखा है, निम्नलिखित रेखा आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित रेखा आरेख वर्ष 2023 में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। ये जो है कि छठी एक विद्यालय ले लिया। ठीक है, उसमें यह बता रखे कि छठी में कितने परसेंट पढ़ते हैं, 7वीं में कितने, 8वीं में कितने, टोटल ये 100% हो गए। कह रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 1% इक्वल टू 22। अब यहाँ से देखो कक्षा छठी और कक्षा 9वीं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या, देखो छठी और 9वीं में कितने आ गए, तो 25 और 18, तो 8 और 5 43% है ना, या 43% आ गई हमारी। कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में ही कर देंगे। ठीक है, लास्ट में 15 हमारा, तो हमें 22 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 22 कट जाएगा। अब देखो कितना है ये, लगभग देखो 300% कह रहा है, लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो 200% से थोड़ा हा कम, क्योंकि 15 से 45 होता है ना, हमें ये बताना कितना ज्यादा है। तो ये 43 आया था, ये 15 था, है ना, तो हमारा कितना अधिक है ये, तो हमारा है ये 8। ठीक है, और ये 2, तो 28 ज्यादा है किससे, 15 से। ठीक है, तो हमारा 200% के थोड़ा सा कम है। ठीक है, 190 से 200 के बीच में आएगा। अब अगर अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहा है कक्षा 8वीं में लड़कों की कुल संख्या है, को ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कक्षा 8वीं में लड़कों की कुल संख्या x है, तो 12% में क्या है, x है, लड़के लड़के बॉयज। फिर कह रहा है कक्षा 9वीं में लड़कों की कुल संख्या x जमा में 40 है, जो 9 वाला है 18%, इसमें बॉयज की क्या है, x जमा में 40। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की संख्या 120 है, तो 120 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई साहब, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने क्या निकाला था कि 1% हमारा कितना है, 22। ठीक है, तो 12 × 22, अगर बॉयज को घटा देंगे -x, तो ये गर्ल्स की संख्या आ गई जमा में 18, तो 18 × 22 माइनस में x जमा में 40 घटा देंगे, तो इसका जोड़ हमारा क्या है, 120। तो जब हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन बना दिया है, आप इसको सोल्व करना। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रखा है, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और कक्षा 9 और 10 में मिलाकर कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो कक्षा 7 और 8 तो कितना आ गया, 42%। कक्षा 9 और 10 तो 18 और 5 23, ये 33।
कितने परसेंट का, 9% का। तो ये डिफरेंस आ गया, तो 9 गुणा 22, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और ये 20, तो 208 हमारा आंसर। रुको 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 रुको, 9 गुणा 22 था ना, 9 दूनी 18, ये 19, ये इस तरह आना था, ठीक है। तो 198 हमारा आंसर। अब ये देखिए आप, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है, ये 6:5 है। तो कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या 7वीं क्लास में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, ठीक है। तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं। देखो 6:5 दे रखे हैं, तो 25 गुणा 22 बटे में हमें क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की दोनों की चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या आ रही है। तो यहाँ से हम किससे भाग करेंगे, 11 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगी, यहाँ पे जो भी x अगर मानते हैं हम 6x और 5x, तो x आ जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा हमारा, 50, ठीक है। तो 50 300, और ये 250, तो हमारा बॉयज और गर्ल्स आ गया। अब कह रहे हैं कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या 7वीं में कुल संख्या से 50 कम है, इसका मतलब 7th में गर्ल्स की संख्या 300 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कक्षा 6 में बॉयज और कक्षा 7 में बॉयज। अब ये 30 है, गुणा 22 करेंगे तो 660 हो जाएगा। अब 300 लड़कियां हैं, तो 360 हमारे लड़के हो गए, तो 5:6 हमारा आंसर। कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, करेंगे कि यदि, ये आप खुद करना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब लास्ट में आ गया हम। तो अब देखिए आप, अल्फा बीटा गामा वाला सवाल देखो। दिया गया आरेख 10 शहरों ABCD ये है, तीन दूर संचार सेवाएं हैं, अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है कि शहर ए में कितने हैं। अब देखो सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या बताइए। देखो 10 शहरों में अल्फा और बीटा, अब अल्फा और गामा की बतानी है, तो ऐसे देखो कितना आ गया, 950। अगले की देखो कितना आ गया, ये 900। इसी तरह हम 10 की निकाल कर और बटे में 10 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा औसत आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच। तो देखो बी में इनका जोड़ कितना आ गया, तो 6 और 5 11, ये 1500। एच में एक साथ, तो एच कहाँ पे है, ये रहा, इसका कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, और ये 1900। कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो कितना परसेंट कम है, 400 बटे में 1900 गुणा में 100%। तो अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो जीरो गया, 19 दूनी 38, जीरो, 19 से कम 19, तो 21% कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला देखिए, कह रखा सभी 10 शहरों में मिलाकर बिट्टा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखो बिट्टा और गामा, तो इनका जोड़ कर दो, 950, ये कितना आ गया, 1000। आगे कितना आ गया, ये 1300। आगे कितना आ गया, 1050। आगे कितना आ गया, ये कितना आ गया, 500, और ये 800। आगे कितना आ गया, 1250। आगे कितना आ गया, 1400। आगे कितना आ गया, 700, और ये 1100। आगे कितना आ गया, 8 से 14, 1450। बस अब हमें जोड़ करना है, ठीक है, जोड़ कर लेना आप। तो भाई देख पा रहे हो गया। नेक्स्ट,
करेगा सैर ए में अल्फा और बीटा के उपयोगकर्ता की संख्या ई में बीटा और गामा की उपयोगकर्ता की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अल्फा और बीटा देखो ये रहा, कितना आ गया 900। ई में बीटा और गामा, ई में बीटा और गामा 1050 कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो गुणा में 100। अब देखिए आप यहाँ से ये गया 5 दूनी 5 दूनी 5 एकम, ठीक है 1800 को 21 तक भाग करो तो 21 निम्मा 21 अट्ठे 8 और 8 दूनी 16। तो 80 से 85 के बीच में हमारा मतलब 80 से 90 के बीच में आएगा, ये आप खुद करना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे कह रहा है कि सैरडी में अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ता की संख्या का सैर आई में बीटा गामा के उपयोगकर्ता की संख्या से अनुपात बताइए। तो डी में कितना है, तो डी में देखो तीनों का, डी में 8 और 7 15, अच्छा 21, तो 2100 अनुपात सैर आई में बीटा और गामा, सैर आई में बीटा और गामा, सैर आई में बीटा और गामा 7 और 4 11, 1100, तो 21 अनुपात 11 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। एक लास्ट हमारा रह गया है 2023 का, अगर मुझे और टाइम लगता है तो 2021 वाला भी मैं प्रीवियस ईयर आपको जरूर करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।